हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम स्पीड ऑफ साउंड की। आपको पता होगा कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, और फिर इन क्वेश्चंस पर आते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड इन जनरल आपने पढ़ा होगा, वो होती है अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड इन जनरल वो होती है अंडर रूट, न्यूमरेटर में यहाँ आएगा इलास्टिसिटी और नीचे आएगी डेंसिटी, इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड्स में से, लिक्विड्स में से या गैसेस में से प्रोपोगेट हो सकती हैं। अब यदि हम बात करें सॉलिड्स की बात करेंगे तो यहाँ इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिसिटी की जगह आने लगेगा यंग्स मॉडुलस उस मीडियम का, और उस मीडियम की डेंसिटी। जैसे स्टील में निकाल रहे होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड, तो आ जाएगी यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टील। फिर यदि आप बात करेंगे लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स में इलास्टिसिटी आएगी बल्क मॉडुलस। जैसे यहाँ यंग्स मॉडुलस आया, वैसा यहाँ आएगा बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। सेम इज ट्रू विद गैसेस, गैसेस में स्पीड या वेलोसिटी होगी अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। पर गैसेस में ये बल्क मॉडुलस डिपेंड करता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस पर। आपने पढ़ा हुआ है कि जब साउंड एयर मतलब गैस हो गई, एयर में से जब साउंड प्रोपोगेट होता है तो न्यूटन ने कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस का जो फॉर्मेशन होता है उसको उसने आइसोथर्मल माना, और न्यूटन ने उस प्रोसेस को आइसोथर्मल मानते हुए, आपने ध्यान से सुना होगा मैंने क्या कहा कि जब किसी गैस में से या एयर में से लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड प्रोपोगेट होता है, तब बी यानी बल्क मॉडुलस ये डिपेंड करता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस पर कि वो आइसोथर्मल है या वो एडियाबेटिक है। तो न्यूटन ने इस प्रोसेस को उसने माना इसे आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल मानकर और यहां सब्स्टिट्यूट किया बल्क मॉडुलस की जगह, उसको हम ई थीटा लिख सकते हैं, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी उसको लिखा उसने पी के बराबर, और फॉर्मूला बनाया अंडर रूट पी अपॉन रो, मतलब एयर में प्रेशर और डेंसिटी एयर की। ये न्यूटन साहब ने किया। और दूसरी तरफ लाप्लास नाम का साइंटिस्ट था, उस लाप्लास ने साउंड के प्रोपोगेशन को एडियाबेटिक माना। ये करेक्शन क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये जो इससे वैल्यू आएगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ वो एग्री नहीं हो रही थी। इसमें कुछ जो वैल्यू आती थी, जैसे यहाँ एयर का प्रेशर डाल दें, एयर की डेंसिटी, तो स्पीड आती थी, वो एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट होती है स्पीड, उससे ये कम थी। तो इससे ये समझ में आया कि ये फॉर्मूला गलत है, यानी ये प्रोसेस जो है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनने की, वो आइसोथर्मल नहीं है, और इसीलिए इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड हुआ, और वो करेक्शन किया लाप्लास ने। उसने कहा कि एयर में साउंड का प्रोपोगेशन ये आइसोथर्मल ना होकर एडियाबेटिक है। जानते होंगे आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और एडियाबेटिक में मीडियम का जो हीट कंटेंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो उसने उसे एडियाबेटिक माना, और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी E5 उससे डिनोट कर सकते हैं, वो होती है गामा पी। और गामा क्या होता है आप जानते हैं, वो है गैस की दो स्पेसिफिक हीट्स का रेशो Cp अपॉन Cv, उसको कहते हैं गामा। ये हमने हीट और थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है। यानी इस फॉर्मूले में हमें यहाँ पर बल्क मॉडुलस की जगह E5 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी गामा पी, तब हमको मिलेगी साउंड की स्पीड एयर में, और वो होगी गामा पी अपॉन रो के बराबर। और इस फॉर्मूले को यूज करने से जो वैल्यू आएगी गामा पी और
रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर। गामा एयर के लिए होता है 1.41, क्योंकि उसमें ज्यादातर गैसेस जो हैं वो डाया एटॉमिक होती हैं। तो प्रेशर डालेंगे यहाँ पर, नॉर्मल प्रेशर, डेंसिटी और गामा की वैल्यू 1.41, तो ये आ जाती है 332 मीटर पर सेकेंड के बराबर। इसलिए समझ में आता है कि लाप्लास का ये करेक्शन सही है और हमको साउंड की वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अब आते हैं इन प्रॉब्लम्स पर। ये सब आपने कहानी सुन ली है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। साउंड की 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वेलोसिटी है उससे डबल होने के लिए टेम्परेचर को कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। अब फॉर्मूला अभी हमने क्या समझा? स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला हमने ये देखा, अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। अब जैसा अभी हमने बात की कि वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है साउंड का प्रोपोगेशन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, यानी हम एडियाबेटिक लॉ लगा सकते हैं या फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन यदि हम यूज करें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसा लिख सकते हैं। और इस v को यदि इधर ले आए RHS में, यहां लाकर रख दें m के नीचे और इसको कर दें RT/m, तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है। इसका मतलब P अपॉन रो, P अपॉन रो, इसको मैंने इधर कर दिया LHS में, बराबर होता है RT/m। इसका मतलब इसी फॉर्मूले में हम P बाय रो की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? RT/m। जब बात हो रही हो गामा की और T की, R और M तो कांस्टेंट होंगे, जब गैस कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, गामा भी M भी, R तो कांस्टेंट होता ही है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में हमको ये फॉर्मूला लगाना चाहिए कि ये लगाना चाहिए? ये लगाना चाहिए, क्योंकि उसने बोला हुआ है एयर। जैसे उसने कहा एयर यानी मीडियम फिक्स हो गया, मीडियम फिक्स हो गया तो गामा कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट हो गया, आर तो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जानते हैं आप 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो V प्रोपोर्शनल टू रूट टी, बस ये हमको यूज कर लेना है और इसको यूज करने से इमीडिएट आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे V2/V1, V2 2 है, 2 टाइम्स ऑफ V1, स्पीड डबल हो रही है, और इधर रूट T2/T1 हो जाएगा। बस यहाँ वैल्यूज जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की टर्म्स में लिखना पड़ेंगी। स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो V2/V1 स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा T2/T1। अब आगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, और T2 हमको चाहिए वो होगा T1 टाइम्स V2 अपॉन V1 होल स्क्वायर। अब बोला क्या है उसने? स्पीड डबल हो गई, यानी ये 4 हो जाएगा 4, और इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है उसने? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273। 273 इंटू 4 करना पड़ेगा, केल्विन में आंसर आ जाएगा, और 273 इंटू 4 यही होना चाहिए 1092, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले अब याद रखने चाहिए। और स्पीड ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस एट 300 केल्विन इज। तो क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज में भी पूछा था, तो बहुत सारे बच्चे तो अटेम्प्ट ही नहीं करते, और करते हैं तो तुक्के मारते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर आंसर्स गलत हैं। तो उस क्विज को आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको पता भले ही ना लग रही हो, पर एग्जाम जब आप लिखोगे तब जरूर मुझे आप धन्यवाद दोगे। वो सब आपके लिए ही मैं कर रहा हूं। दूसरा, अभी टेस्ट सीरीज अनाउंस की हुई है, वो फ्री है सब बच्चों के लिए, उसका भी आप फायदा ले सकते हो। पेन ड्राइव तो आप परचेज कर ही सकते हो। तो जो पेन ड्राइव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए
वो टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। तो उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और वो दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, भले ही उसका टाइटल हमने नीट 21 दिया हो, पर वो जेई वालों के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम कोशिश करेंगे कि सभी कॉन्सेप्ट्स आपके एक बार रिवाइज हो जाएं उस टेस्ट सीरीज के बहाने। कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, रिवीजन तो होगा ही, और ये भी पता लगेगा कि कहाँ हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, कहाँ हमसे गलतियां होती हैं। ये सब बातें भी आपको पता लगेंगी। अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मेरी कोशिश तो है कि आपको मैं बेस्ट दूं, और ये सब आपके लिए मदद है। तो आप उसका फायदा उठाएं। इस क्वेश्चन पर आते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस एट 300 केल्विन इज। तो पहला थॉट क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद? तो मेरे दिमाग में तो ये आएगा कि बात हो रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, स्पीड होती है इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, और बात हो रही गैसेस की, तो बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी यहाँ आएगा। और इलास्टिसिटी किसी गैस के लिए दो तरह की होती है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। और लाप्लास की बात सही मान ली गई। एडियाबेटिक होता है वो जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है साउंड का प्रोपोगेशन। तो यहाँ आएगा गामा पी। तो V इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो। ये सब दिमाग में चलना चाहिए। फिर आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, आइडियाबेटिक लॉ लगा सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन लगाने पर P अपॉन रो का वैल्यू आता है RT/m। इसको भी याद रखना चाहिए कि RT/m क्या है, P अपॉन रो है। इससे आपको डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर एंड स्पीड ये पता लगेगा। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। अब दो गैसेस की बात हो रही है अलग अलग, सेम टेम्परेचर पर, मतलब आर और टी इस केस में कांस्टेंट्स हैं, पर गामा और एम दोनों के लिए अलग अलग होंगे। यहाँ बहुत सौ ने गलती की है, गामा पर ध्यान ही नहीं गया उनका, उन्होंने बस इसको अकाउंट में लेके वो रेशो निकाल दिया। तो गड़बड़ ना हो जाए, अलग अलग दो गैसेस हैं, दोनों के लिए गामा और एम की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये दिमाग में आ गया। तो फिर हम ऐसा लिख लेंगे, V प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा अपॉन एम। अब केमिस्ट्री में तो आप पढ़ते ही हैं, फिजिक्स में भी कई बार ये बात आती है कि ये एक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डायटोमिक, और दूसरी है हीलियम मोनो एटॉमिक। और आपने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है कि यदि हमको गामा चाहिए तो गामा होता है 1+2/f, जिसमें f क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए f की वैल्यू होती है 3, तो 3 और 2 5/3। तो ये हीलियम का गामा आ गया। अब नाइट्रोजन है डायटोमिक, डायटोमिक लीनियर के लिए 5, नॉन लीनियर के लिए 6। तो जब कुछ नहीं बोलते तो उसको 5 ले लेते हैं डायटोमिक के लिए, तो 5 और 2 7, 7/5 हो जाएगा। ये गामा की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए, हीलियम के लिए। ये पहले दिमाग में आ जाए। फिर कैपिटल एम की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए 14 या 28, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, 28। बहुत से लोगों ने 14 लेकर काम किया। हीलियम के लिए 2 या 4, 4। ठीक है, बस ये यदि मिल गया तो अब ये निकल आएगा। अब हमको रेशो किसका पूछा हुआ है, तो साफ बोला है यहाँ नाइट्रोजन टू हीलियम, मतलब V नाइट्रोजन अपॉन V हीलियम, ये हमसे पूछा हुआ है। तो इसे देखकर क्या लिखेंगे आप, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा, मतलब नाइट्रोजन का गामा ऊपर और गामा ऑफ हीलियम नीचे, और मॉलिक्यूलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हीलियम का m ऊपर, m हीलियम अपॉन m नाइट्रोजन, ऐसा करना पड़ेगा। या तो ये रेशो अलग निकाल लें यहाँ पर, फिर सब्स्टिट्यूट करें, या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें तो भी काम बन जाएगा। तो अंडर रूट गामा N2 अपॉन गामा हीलियम, यह गामा, तो 7/5 अपॉन 5/3, 7/5 अपॉन 5/3, तो 3/5 हो जाएगा फिर वो। ठीक है, ये हो गया। अब m हीलियम अपॉन m नाइट्रोजन, मतलब 4/28 करना पड़ेगा, 4/28। ऐसा कुछ अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि ये 5 कट जाएगा, शायद 7 से ये कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वहां वैल्यूज डालो, ज्यादा समय नहीं लगता है। ये 7 से ये 4 बार कट जाएगा, ये सब खेल खत्म हो गया। ऊपर बचा √3,
और नीचे 5 इंटू 5 का रूट मतलब 5, तो √3/5 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। The next question, question 26. The speed of sound in air at 15 degrees Celsius and 76 centimeter of Hg is 340 meter per second. The speed of sound in air at 30 degrees Celsius and 75 centimeter of Hg will be. तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है बहुत आसान। एक बार स्पीड ऑफ साउंड की बात हुई है 15 डिग्री सेल्सियस पर, और एक बार बात हुई है 30 डिग्री सेल्सियस पर, और प्रेशर अलग अलग है। इस समय प्रेशर कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इस समय प्रेशर कितना है वो है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और स्पीड्स कितनी है इस समय दी हुई है हमें, 76 के केस में 340 मीटर पर सेकेंड, और हमसे ये वाली स्पीड पूछी हुई है। ऐसे दो केसेस हैं। तो आपने पढ़ा होगा, अभी भी हमने ये फॉर्मूला देखा था, v बराबर √ऑफ गामा RT/m, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जबकि यहाँ तो प्रेशर आ रहा है, तो आपने सुना होगा कि प्रेशर से v इंडिपेंडेंट होता है एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये दो अलग अलग बार बात हुई है, ये अलग बात हो रही है, ये अलग बात हो रही है। इनका कंपैरिजन करना है। इस समय टेम्परेचर 15 पर कांस्टेंट है, और 15 पर कांस्टेंट है तो प्रेशर भले ये हो या और कोई होता, स्पीड तो यही रहेगी। तो हमको सीधे क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि एयर की बात हो रही है तो गामा कांस्टेंट, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। हमको ले लेना है टेम्परेचर, और एम भी कांस्टेंट रहेगा। यानी हम सीधे ऐसा बोल लेंगे अपने आप से, या फिर ऐसा बोल देंगे कि v² प्रोपोर्शनल टू टी, और हमको चाहिए v2, हमको चाहिए है v2, तो क्या लिखेंगे v2 अपॉन v1²। या आप चाहें तो उसी तरफ रहने देते, टेम्परेचर में स्क्वायर रूट को रहने देते तो भी कुछ नहीं होता। पर पहले वाला टेम्परेचर कितना है 15, तो गलती यहाँ हो सकती है कि आप 15/30 कर लेंगे, या 30/15 कर लेंगे, जैसा कि यहाँ करना है हमको। P2/V1² लिखा है तो T2/T1 होगा। T2 30 नहीं ले लेना, बल्कि उसमें 273 जोड़ना भूलना नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ही बात करनी है हमको, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने कर दिया है, ये होगी मुश्किल लोगों से, ध्यान नहीं जाएगा तो डिग्री सेल्सियस में ही वो पुट कर देंगे वैल्यू। तो इसमें 273 जोड़ लेना चाहिए, और इसमें भी 273 जोड़ लेना चाहिए। इन टेम्परेचर्स को यूज करना है हमको। तो ये हो गया 303, 303 वाला यही दिख रहा है एक ऑप्शन, यही करेक्ट होगा। और नीचे आएगा T1, और T1 इसमें जोड़ दें तो ये हो गया 8, 8 और 2 यानी 288, 288। और क्या करें, स्क्वायर रूट लेकर v1 का कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 303/288 का स्क्वायर रूट, और v1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड v1 इज 340। तो है बहुत आसान क्वेश्चन, पर वो कंफ्यूज जरूर करेगा। ऐसा लगेगा कि इस प्रेशर को हमको कहीं ना कहीं यूज करना ही है, इन दोनों प्रेशर्स को। इसको ध्यान से आप एक बार और देख लेंगे तो अच्छा होगा एग्जाम में। और ये मुश्किल ज्यादा होती है वहां पर, और हम क्योंकि घबराए हुए रहते हैं तो हमसे कुछ ऊट पटांग काम हो रहे होते हैं। तो इस पर जरूर आपको ध्यान देना चाहिए, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। द वेलोसिटीज ऑफ साउंड इन एन आइडियल गैस at temperature T1 and T2 Kelvin are found to be V1 and V2 respectively. If the RMS velocities of the molecules of the same gas at the same temperatures T1 and T2 Kelvin are small v1 and small v2 respectively, then तो यहाँ दो स्पीड्स की, दो वेलोसिटीज की बात हो रही है। एक तो साउंड की वेलोसिटी, उसको कैपिटल V लिखा है, और वो कितनी होती है, तो वो होती है गामा RT/m। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा हुआ है कि VRMS, जिसको यहाँ पर स्मॉल v बोला हुआ है, वो कितना होता है, तो वो होता है 3RT/m।
3RT/m, तो RT अपॉन m दोनों में कॉमन है, और हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए है रिलेशन इन वेलोसिटीज के बीच में, वेलोसिटीज ऑफ साउंड एट T1 T2 केल्विन एंड RMS स्पीड्स एट स्मॉल v1 एंड स्मॉल v2 एट T1 एंड T2 केल्विन, उनके बीच रिलेशन हमको चाहिए। तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V यदि कर देंगे, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, तो RT/m स्क्वायर रूट वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा गामा। ऐसा हो जाएगा। अब 3 तो कांस्टेंट है ही, और आइडियल गैस की बात हो रही है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, यानी ये दोनों हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये RMS स्पीड और ये स्पीड ऑफ साउंड, ये दोनों हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी हम क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू कैपिटल V1 अपॉन कैपिटल V2। हमसे पूछा है ये हो जाएगा V1, और स्क्वायर रूट आने का सवाल ही नहीं उठता, स्क्वायर रूट वे रूट आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सही हो रहा है, V2 इज इक्वल टू V1 इंटू कैपिटल V1 अपॉन कैपिटल V2 इज द करेक्ट आंसर, आंसर 1 इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन, V1 and V2 are the velocities of sound at the same temperature in two monoatomic gases of densities ρ1 and ρ2 respectively. If ρ1 by ρ2 is 1/4, then the ratio of velocities V1 and V2 is. तो दो अलग अलग मोनोएटॉमिक गैसेस की बात हो रही है, तो दोनों मोनोएटॉमिक है ना, गामा कांस्टेंट है, फिर दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, और टेम्परेचर सेम हो या कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यदि हम ये फॉर्मूला यूज करें इसे सॉल्व करने के लिए, कौन सा वाला, गामा पी अपॉन रो, तो गामा तो दोनों गैसेस के लिए सेम हो जाएगा, पी भी सेम हो जाएगा, बी हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और हमको चाहिए है रेशो V1 बाय V2 का, तो V1 बाय V2 होगा अंडर रूट ρ2 अपॉन ρ1, और ρ2 अपॉन ρ1 कितना होगा 4, उसका रूट, यानी ये आ गया 2:1, एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, when the temperature of an ideal gas is increased by 600 Kelvin, the velocity of sound in the gas becomes √3 times the initial velocity in it. The initial temperature of the gas is, क्या बोला है, एक आइडियल गैस है और उसके टेम्परेचर को 600 केल्विन बढ़ा दिया, तो वेलोसिटी √3 टाइम्स बढ़ गई इनिशियल वेलोसिटी से, हमको बताना है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इसको एग्जाम में भी अंडरलाइन कर लेना चाहिए, बाय, ये बहुत खतरनाक आइटम है, इंक्रीज्ड टू और इंक्रीज्ड बाई, यहां पर बहुत गड़बड़ होती है बच्चों से। हम मान लेंगे कि पहले उसका टेम्परेचर था T केल्विन सपोज, तो अब नया कितना हो गया, तो नया हो गया T प्लस 600 केल्विन। ठीक है, हमको ये बतलाना है, ये बताना है कि T कितना है, ये टेम्परेचर्स और वेलोसिटी का क्या हुआ, √3 टाइम्स हो गई, पहले यदि V थी तो अब वो हो गई V√3। ठीक है, फॉर्मूला तो हमको यही लगाना है सीधे सीधे, आसान तो है पर गड़बड़ यहां हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, इसको देख कर क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2/T1, ऐसा इक्वेशन बना लेंगे, और ये कितनी है, ये है √3 टाइम्स ऑफ V, ये V √3 स्क्वायर का स्क्वायर, ये कितना है V√3 का स्क्वायर यानी 3 हो गया, और T2 है T प्लस 600, और ये है T, तो 3T माइनस T, 2T बराबर 600, तो T बराबर हो गया 300, 300 क्या, केल्विन, तो यहाँ केल्विन में तो आंसर ही नहीं है, तो फिर हमको उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना पड़ेगा, 273 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो आसान तो है, पर वो एग्जाम में जल्दबाजी में या तो गलती होती है और या फिर घबराहट में गलती होती है, तो बहुत शांत रहें वहां पर भी। यदि वो डिफिकल्ट है पेपर तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है,
आसान है तो सबके लिए आसान है, इसलिए ओवर एक्साइट होकर और गलतियां नहीं करना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत आराम से प्यार से उस पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट STPs। तो STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसी आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। इसी को नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कहते हैं। कितना होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? दो गैसेस कंसिडर किए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को STP पर कंसिडर किया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमको उनकी वेलोसिटीज, बल्कि उन दो गैसेस में साउंड की वेलोसिटीज का रेशो फाइंड आउट करना है। तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, अंडर रूट गामा RT बाई M ये लगाएंगे, और R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, T भी सेम हो गया, तो V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट गामा अपॉन M। अब क्योंकि ये दोनों ही डायटॉमिक गैसेस हैं, एक बात हुई है हाइड्रोजन की, दूसरी बात हुई है ऑक्सीजन की, तो दोनों के लिए ये गामा भी सेम रहेगा। तो जब रेशो लेंगे तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए होगा कितना? वो 1 + 2/5 यानी 7/5। तो 7/5 ऊपर नीचे आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको तो सिर्फ ऐसा कर लेना चाहिए, V हाइड्रोजन अपॉन V ऑक्सीजन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मतलब यहाँ M ऑक्सीजन अपॉन M हाइड्रोजन करना है। तो ऑक्सीजन के लिए इसको कितना ले लेंगे? ऑक्सीजन के लिए ले लेंगे इसको 32, शायद आपको ज्यादा पता होगा। हाइड्रोजन के लिए 2 ले लेंगे, फिर √16 आ गया, √16 मतलब 4:1, and so option 3 is the correct answer.